वेलकम टू एस पी स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक पेपर हमने फिर से लिया है, ठीक है। और एकदम सेम टू सेम वैसा ही पेपर हमने लिया है जैसे बोर्ड में आता है, ठीक है। और इसको एक बच्चे ने सॉल्व किया है और इस पेपर को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि बच्चे ने कहाँ पे गलत लिखा और कहाँ पे अच्छा लिखा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्टिव में देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा, फोर्स इजकल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। सो फोर्स इजकल टू दिस इज मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो मास कितना हो गया 1, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 9.8। तो 1 इंटू 9.8, सो दिस इज 9.8 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अ स्ट्रेस हैज़ द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ। स्ट्रेस जो है बेटा उसका डायमेंशन सेम किसकी तरह है, तो वो प्रेशर की तरह है। नेक्स्ट में है ए बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट फोर्स हैज़ यूनिफॉर्म। तो अगर एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो यूनिफॉर्म क्या होता है उसका, लीनियर एक्सेलेरेशन। नेक्स्ट में है रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट में है द प्रेशर पी ऑफ एन आइडियल गैस एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर रिलेटेड एज। तो प्रेशर इजकल टू 2/3 के काइनेटिक एनर्जी होता है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो मैक्सिमम होता है वो कहाँ होता है, स्टील में मैक्सिमम होता है। बच्चे ने देखो लिखा है सारा जो है बेटा, बच्चे ने यहाँ पे करेक्ट आंसर लिखा है। वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ने लिखा है देखो 4 डिग्री सेल्सियस। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल ए 6, बी 7 एंड सी में है बेटा बोथ 6 एंड 7 एंड डी में है नन ऑफ दिस। तो जो ट्राइटोमिक गैस होता है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की अगर हम बात करें, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है ट्राइटोमिक का वो 6 होता है। करेक्ट लिखा है बच्चे ने। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग इज एट मोस्ट एक्यूरेट। तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सा बेटा, तो 0.007 इज द मोस्ट एक्यूरेट। नेक्स्ट में है द एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज मैक्सिमम एट। जो काइनेटिक एनर्जी होता है बेटा वो मैक्सिमम किस पॉइंट पे होता है, तो मेन पोजीशन पे। बच्चे ने करेक्ट लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो लिखा है बच्चे ने स्पीड में कि स्पीड इज़ द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर डिस्टेंस, वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एन ऑब्जेक्ट पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फार्मूला एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। दोनों का हालांकि जो ऐसा यूनिट है वो आप मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखें तो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इजकल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड बी इजकल टू आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। सो दिस इजकल टू ए इजकल टू आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड बी इजकल टू माइनस आई कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। सो ए डॉट बी, देखो यहाँ पे अगर बच्चे ने ए डॉट बी लिखा था तो इसके ऊपर वेक्टर लगाना था, ठीक है। एलएचएस में अगर आप कभी भी डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं बेटा, इसका मतलब दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर में आपका जो एरो है वो आता है बेटा यहाँ पे। तो ए डॉट बी इजकल टू दिस इज ए बी इंटू कॉस थीटा एंड ए का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, बी का वैल्यू निकाल लेंगे। सो दिस इज ए बी इजकल टू ए डॉट बी इजकल टू हम निकाल लेंगे एंड वी नो दैट द कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। सो दिस इज कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो थीटा इजकल टू 60 डिग्री आएगा। बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डिफाइन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। देखो बच्चे ने लिखा है यहाँ पे कि इलास्टिक कोलिजन एंड इलास्टिक कोलिजन इज अ टाइप ऑफ कोलिजन वेयर बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। दिस मीन्स दैट द टोटल मोमेंटम एंड द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स रिमेन सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। एज फॉर एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में बताया कि इन इलास्टिक कोलिजन इज वन वेयर momentum is conserved but kinetic energy is not conserved. In this collision, a part of the kinetic energy is transferred into other forms of energy that deforms the object involved. वो सारी चीज़ें बच्चे ने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो नेक्स्ट में है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास 100 ग्राम एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड मेकिंग 100 आरपीएम अबाउट इट्स एक्सिस। तो देखो सबसे पहले मास जो गिवन है बेटा, मास इजकल टू 100 ग्राम है। तो 100 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 0.1 kg। रेडियस इजकल टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 0.05 मीटर एंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन इजकल टू दिस इज 100 आरपीएम।
सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² होता है। एंड वी नो दैट सर्कुलर डिस्क है, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क इजकल टू 1/2 mr² होता है बेटा। तो पहले यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है बच्चे ने। फिर वी नो दैट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इजकल टू दिस इज 2πn/60 होता है। जो आपका n है आरपीएम को गिवन है, आरपीएम से अगर एंगुलर वेलोसिटी आपको फाइंड करना है तो उसके लिए 2πn अपॉन क्या करते हैं हम 60 करते हैं। तो यहाँ से ओमेगा निकल गया एंड काइनेटिक एनर्जी इजकल टू 1/2 mv² यहाँ पे निकल गया। नेक्स्ट अगर देखें बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, तो डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, राइट एक्सप्रेशन फॉर इट। ऑर्बिटल वेलोसिटी को बताना है, एक्सप्रेशन इसका बताना है। ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द स्पीड एट विच एन ऑब्जेक्ट नीड्स टू ट्रेवल इन ऑर्डर टू मेंटेन ए स्टेबल ऑर्बिट अराउंड ए प्लैनेट। एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इजकल टू gm/r² हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इजकल टू mv²/r हो गया, दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से ऑर्बिटल वेलोसिटी v इजकल टू √gm/r यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि स्टेट हुक्स लॉ, हाउ विल यू एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। स्टेट हुक्स लॉ को स्टेट करना है एंड हाउ विल यू एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। तो हुक्स लॉ क्या होता है बेटा, कि हुक्स लॉ होता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, देखो लिखा है बच्चे ने कि हुक्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स रिक्वायर्ड टू बच्चों लिखा है कि रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और कंप्रेस ए स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग from its equilibrium position. In simple order, Hooke's law states that the more we stretch or compress a spring, the more force is needed and relations is linear within the elastic limit of the spring. देखो ये भी हुक्स लॉ है, ये भी हुक्स ने दिया है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पूछा था। एंड हुक्स लॉ हम जानते हैं बेटा, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, वो यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि ये हमारे में ये हम नहीं पढ़ते हैं हुक्स लॉ में कि क्योंकि हुक्स लॉ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन में है। ये जो है एफ इजकल टू के एक्स जो है वर्क एनर्जी पावर में हम तो सीधे डायरेक्टली पढ़ते हैं, वो भी हुक्स नहीं बताया था कि फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन ये नहीं, जब हुक्स लॉ आपसे पूछेगा तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन पूछेंगे। तो बच्चे ने लिखा है लेकिन ये दूसरे परफेक्शन लिख दिया यहाँ पे बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें तो स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेंस डिफाइंड टेम्परेचर। तो देखो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चे ने बताया है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट डिफाइन thermal equilibrium. It states that if two systems are each in thermal equilibrium with a third system, then they are in a thermal equilibrium with each other. Zeroth law of thermodynamics forms the basic basis for the definition of temperature. तो थोड़ा सा और इसको यहाँ पे बताना था। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एक डायग्राम हम बार बार कहते हैं आपसे कि यहाँ पे बताना था, डायग्राम बना करके यहाँ पे, ठीक है। एडियाबैटिक वॉल होता है, डायथर्मिक वॉल होता है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज टेम्परेचर से रिलेटेड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताना था कि टी ए जो होता है दिस इज इक्वल टू टी बी एंड दिस इज इक्वल टू टी सी हो जाता है। यहाँ पे ये डायथर्मिक बॉल होता है, ये डायथर्मिक बॉल होता है एंड दिस इज द एडियाबैटिक बॉल होता है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता है 2 मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट द फार्मूला फॉर फाइंडिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखो मेंशन किया बच्चे ने कि द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच ए फिजिकल सिस्टम कैन मूव, रोटेट और वाइब्रेट। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे हम निकालते हैं, दिस इज एफ इक्वल टू 3n - k से हम फार्मूलाज निकालते हैं, बच्चे ने मेंशन यहाँ पे किया है। 10 नंबर क्वेश्चन में है व्हाट आर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो देखो लिखा है कि रिवर्सिबल प्रोसेस आर चेंज दैट कैन बी गो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। दिस प्रोसेस कैन बी रिवर्स, द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ द प्रोसेस इज सेम, ठीक है। एंड इरिवर्सिबल में लिखा है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस कैन नॉट रिटर्न टू देयर ओरिजिनल स्टेट, दिस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक है। बर्निंग ऑफ पीस ऑफ पेपर ठीक लिखा है। नेक्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्कस हाउ द वैल्यू ऑफ जी वेरीज विद द एल्टीट्यूड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, देखो बच्चे ने बताया है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वेरिएशन है, देखो यहाँ पे बच्चे ने हालांकि डायग्राम नहीं बनाया है, डायग्राम भी यहाँ पे बनाना चाहिए था,
ठीक है। एक डायग्राम बेटा जरूर इस तरह से बना दें कि दिस इज इक्वल टू, ये रेडियस हो गया यहाँ से यहाँ तक का आर, यहाँ से एच हाइट ऊपर चला गया यहाँ पे, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज जी एच, एंड जी एच इज इक्वल टू जो यहाँ पे, ये सारा यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन यहाँ पे बच्चे को करना चाहिए था बेटा। एंड फाइनल जो आंसर आया जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस 2h अपॉन आर इंटू जी, ये करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट में है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यहाँ पे पूछा है आपसे। तो ये देखो डायग्राम बहुत अच्छा बना है, लेकिन यहाँ पे थीटा इसका मिसिंग है। यहाँ पे तो बनाया है थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा मिसिंग है। बाकी जो कंपोनेंट लिया है बहुत अच्छे तरीके से बताया है। एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, जो एम जी साइन थीटा है बेटा वही कंपोनेंट जो एम जी साइन थीटा है, जो एम जी साइन थीटा है बेटा यही रेस्पॉन्सिबल होता है रिस्टोरिंग फोर्स के लिए, और यही सिस्टम को रिस्टोर करता है इसको इक्वेट करके। और फाइनल यहाँ पे जो आंसर है दिस इज टाइम पीरियड टी इज 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, वो आंसर यहाँ पे आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो नेक्स्ट में है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इजकल टू आर टी, और यहाँ पे आपको डायमेंशन ए और बी का बताना है। अगर हम देखें तो p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इजकल टू आर टी है। अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे किसका डायमेंशन है, b का हम देखें बेटा तो v इजकल टू b है, मतलब जो v का डायमेंशन फार्मूला होगा वही b का होगा। तो बच्चे ने सबसे पहले इसको निकाला है, दिस इज v इजकल टू एल क्यूब, और जो a अपॉन वी स्क्वायर का होगा, क्योंकि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो डायमेंशन फार्मूला टर्म्स का क्या होना चाहिए, सेम। तो यहाँ पे प्रेशर p और a अपॉन वी स्क्वायर ये दोनों ऐड किया गया है, मतलब a अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशन फार्मूला है बेटा वो प्रेशर के क्या है बराबर, उसको इक्वेट किया और यहाँ से a का डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे निकाला। करेक्ट आंसर है पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेराइव काइनेटिक एनर्जी वर्क थ्योरम। तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पहले बच्चे ने उसको मेंशन किया यहाँ पे। और काइनेटिक एनर्जी जो वर्क थ्योरम है बेटा डी डब्ल्यू इजकल टू एम वी डी वी आता है, उसको फिर इंटीग्रेट करते हैं वर्क डन को 0 से w के लिए, और इधर एम वी डी वी को हम इंटीग्रेट कर देते हैं दिस इज़ वी नॉट से v के लिए। और फाइनली यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के यहाँ पे क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है बेटा। तो पूरी तरीके से एक करेक्ट है आंसर बेटा, 3 मार्क्स इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट में है स्टेट थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस इन केस ऑफ रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन। तो ये हमारे कोर्स में है नहीं बेटा, ठीक है, तो इसकी हम चर्चा अभी नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में है स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आप देखें तो सबसे पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उसको बताया यहाँ पे। और हालांकि इसमें मैं ये ज़रूर कहूँगा बेटा कि यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहिए था बच्चे को। एक m1 यहाँ पे बना लिया एंड दिस इज़ m2 यहाँ पे बना लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो गया। सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज m1 m2 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फोर्स डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस इज m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो गया। सो f इजकल टू नाउ g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा। तो यहाँ तक करना चाहिए था, डायरेक्ट लिखना अच्छी बात नहीं है बेटा। अगर 3 मार्क्स में पूछा है तो आपको इसका लेंथ बनाना पड़ेगा, ठीक है, आपको इसका लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। और लेंथ बढ़ाने का डायग्राम है, डायग्राम के साथ इसका जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको इस तरह से हम लिखें बेटा तो लेंथ इसके पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर जी की वैल्यू आप लिख दीजिए इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको करना पड़ेगा, तो बच्चे के यहाँ पे नंबर कट जाएंगे बेटा, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे इसमें। इसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देख सकते हो आप यहाँ पे फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बताया है, एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। डेल्टा यू इजकल टू दिस इज क्यू माइनस डब्ल्यू। इसमें मैं फिर कहूँगा कि 3 मार्क्स में अगर आया बेटा तो यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे मान लिया जाए ये आपने हीट दिया दिस इजकल टू क्यू, यहाँ पे लेट इसका इंटरनल एनर्जी ई यू आई इनिशियल था, फाइनल इंटरनल एनर्जी यू एफ है तो दिस इज़ यू एफ माइनस यू आई हो गया। वर्क डन इसने किया डब्लू, सो आप यहाँ पे बताएंगे कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है यू एफ माइनस यू आई एंड दिस इज कल टू टोटल हीट सप्लाइड माइनस डब्लू हो गया। तो इस तरह से बताएं तो ज़्यादा बढ़िया बेटा, एंड दिस इज कल टू डेल्टा यू इज कल टू क्यू माइनस डब्लू, या इस तरह से बताएं तो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा डायग्राम बना करके 3 मार्क्स में आपको देखना पड़ेगा बेटा, लेंथ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अगर लेंथ कम रखोगे तो फिर नंबर उसमें कम मिलते हैं बेटा बोर्ड में, ठीक है। तो लेंथ का भी ध्यान रखना आपको। आपने कंटेंट लिखा लेकिन उसके साथ में बेटा ये भी देखना है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डायग्राम अगर है तो उसमें एक बना लें हम, ठीक है, इससे नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। नेक्स्ट में है राइट 6 पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चे ने सारे पोस्टुलेट्स
6 postulate जो है यहाँ पे नंबर 1 में गैस पार्टिकल्स आर इन ए कांस्टेंट रैंडम मोशन, द पार्टिकल ऑफ ए गैस मूव इन ऑल डायरेक्शन कोलाइडिंग कोलाइडिंग विथ ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया बेटा, पूरे 5 मार्क्स यहाँ 3 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 बेटा, तो एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल एट द वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये स्पीड ऑफ साउंड का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड अब हमारे कोर्स में नहीं है बेटा, इस पर हट गया है स्पीड ऑफ साउंड हमारे कोर्स से, तो ये आप रहने दीजिए क्वेश्चन बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट में देखें तो लॉन्ग यहाँ से स्टार्ट हो गया, और लॉन्ग में है फर्स्ट लॉन्ग में है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, the maximum height and horizontal range of projectile fired at an angle with the horizontal when is horizontal range maximum। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छा डायग्राम बनाया है, यू लिया है, इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा, दिस इज यू साइन थीटा, और फिर इसका करके बेटा यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकाला है, एच इक्वल टू दिस इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन दिस इज 2g, और इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकला हुआ है, दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन जी। हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यहाँ पे निकाला गया है, दिस इज r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, लग रहा है देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन साइन 2 थीटा होता है बेटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। और पूछा है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो रेंज मैक्सिमम तब होता है बेटा, तो देखो u कांस्टेंट हो गया आपका, g कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे करेगा, थीटा पे। तो ये जो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अगर होगी तो रेंज आपका क्या होगा, मैक्सिमम। और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो साइन 2 थीटा अगर 1 होता है बेटा, तो साइन 2 थीटा 1 होता है, तो साइन थीटा 1 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 होती है, मतलब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90। तो 2 थीटा अगर 90 होगा बेटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो रेंज मैक्सिमम कितना आ जाएगा, दिस इज यू स्क्वायर अपॉन जी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो यूजिंग कैलकुलस डेराइव v इक्वल टू यू प्लस 80 एंड s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो बच्चे देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छा सुंदर डायग्राम बनाया है, और डायग्राम बना करके यहाँ पे बताया है दिस इज़ v इक्वल टू यू प्लस 80, जो हम लोग जानते हैं बेटा कि इसमें स्लोप लेते हैं, और स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है, वहाँ से tan थीटा की इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं वहाँ से रिलेशन ये आ जाता है। और जब s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमें फाइंड करना होता है, तो हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर कर्व जो होता है वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, तो इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया यहाँ पे निकाल दोगे तो आपको s की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। और बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से किया है, पूरे 5 मार्क्स यहाँ पे इसको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ब्रीफली एक्सप्लेन रिक्वायर ऑफ ए गन ड्यूरिंग फायरिंग ऑफ बुलेट्स। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखो यहाँ पे बताया गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है बच्चे ने। बिफोर कोलिजन देखो 3 डायग्राम यहाँ पे रिक्वायर्ड थे कि बिफोर कोलिजन क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है। बच्चे ने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया कि बिफोर कोलिजन क्या हो गया, ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो रिक्वायर ऑफ ए गन है उसको भी यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से डिस्कस किया है, बताया है यहाँ पे कि इनिशियल जो गन है और जो बुलेट है दोनों रेस्ट में है, तो मोमेंटम 0 हो गया। फाइनल मोमेंटम ऑफ द गन एंड बुलेट इक्वल टू एम वी प्लस एम इंटू वी हो गया, दोनों को इक्वेट किया, तो यहाँ से वी इक्वल टू दिस इज माइनस एम वी अपॉन एम आ गया बेटा। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आया। इसके और में देख लें हम, तो डिफाइन एंगल ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर ए व्हीकल ऑन ए कर्व्ड बैंक रोड। तो देखो ये बैंक कर्व्ड रोड है बेटा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया, हालांकि फ्रिक्शन वाला डायग्राम देखो अच्छा नहीं बनाया, यहाँ पे अच्छे दिखाना चाहिए था कि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है। यहाँ पे एंगल थीटा, इसका 2 कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज एफ कॉस थीटा एंड दिस इज एफ साइन थीटा। और जो एफ कॉस थीटा है, फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, जो सेंटर के टूवर्ड्स में लगता है, ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। एंड प्लस में जो नॉर्मल रिएक्शन है, इसका जो कंपोनेंट है दिस इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये भी यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जब हम बात करेंगे तो आर साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा दोनों यहाँ पे आ रहा है, मतलब ऐड करके, और फिर 2 इक्वेशन बनेंगे यहाँ पे, एक वेट का और एक इसका, और दोनों को हम डिवाइड करते हैं, वहाँ से जा करके हमारा वैल्यू जो है वी इक्वल टू रूट अंडर आर जी टैन थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टैन थीटा यहाँ पे आता है।
नेक्स्ट में देखें तो स्टेट स्टोक्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स, डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड मीडियम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो F इक्वल टू 6 पाई नीटा R इंटू भी, दिस इज द स्टोक्स फोर्स होता है। उसको बताया है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नीटा, नीटा का पावर A ले लिया, R के पावर B ले लिया, वेलोसिटी का पावर C ले लिया। दोनों तरफ बेटा डायमेंशन हर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका डायमेंशन यहाँ पे पुट किया है, और सबके डायमेंशन पुट करने के बाद ABC निकाला है, वैल्यू पुट किया, दिस इज इक्वल टू फाइनल 6 पाई नीटा R इंटू भी यहाँ पे आंसर आया है। नेक्स्ट में है डिफाइन कैपिलरी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ए लिक्विड इन केस ऑफ ए राइज ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ा डायग्राम इसको बनाना चाहिए था अच्छे से, ठीक है। बच्चे ने उतना अच्छा डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है बेटा, ठीक है। यहाँ पे जैसे सरफेस टेंशन दिखाना था, यहाँ पे थीटा दिखाना था, यहाँ पे ये थीटा दिखाना था, टेंजेंट दिखाना था, यहाँ पे थीटा दिखाना था, इसका कंपोनेंट सिग्मा कॉस थीटा यहाँ पे दिखाना था, इधर सिग्मा साइन थीटा दिखाना था, यहाँ पे पूरा ये स्फीयर दिखाना था। तो ये डायग्राम जो है बेटा डिफाइन कैपिलरी, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर हाइट ऑफ ए लिक्विड इन केस ऑफ ए राइज इन कैपिलरी, तो इसमें डायग्राम इसने उतना अच्छा डायग्राम यहाँ पे नहीं बनाया है। ये सेंटर था, यहाँ से R डिस्टेंस ये दिखाना था यहाँ पे, तो बच्चे ने ये पूरा यहाँ पे नहीं, हालांकि इसने जो एक्सप्रेशन लिखा है बेटा बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन निकाला है, करेक्ट एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है। और जो जिस मेथड से इसने निकाला है बहुत अच्छा है, इसमें पूरे इसको 5 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं डायग्राम में बेटा इसके कुछ नंबर यहाँ पे कटेंगे, क्योंकि डायग्राम जो बनाना था इसको, इस बच्चे को, वो डायग्राम इसने यहाँ पे नहीं बनाना है। देखो जब तक आप मेंशन नहीं करोगे जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, जैसा आपसे पूछा गया है बेटा, अगर आप उस तरह से मेंशन नहीं करते हैं तो आपको नंबर नहीं देगा बेटा। जो आपसे पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप ऐसा समझते हो कि हम डायग्राम नहीं बनाया आप पूरे मार्क्स मिल जाए। कई बार बच्चे करते हैं कि डायग्राम नहीं बनाया सर नंबर दे दो, तो नंबर नहीं मिलते बेटा उससे, ठीक है। तो डायग्राम अगर है, रिक्वायर्ड डायग्राम है, तो बहुत ही नीट एंड क्लीन और क्लियर डायग्राम होना चाहिए कि एग्जामिनर उसको देखे तो उसको पता चल जाए कि हाँ पूरा इसी से, मतलब एक डायग्राम से ही पता चल जाए बेटा कि पूरे मार्क्स इसमें आ जाएंगे।